हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल बीट द नीट। कैसे हैं आप सभी लोग? और आप लोगों की डिमांड पे मैं आज रिकॉर्ड कर रही हूँ ऑडियो बुक चैप्टर 15 क्लास 11 की, दैट इज़ द पादप वृद्धि एवं परिवर्धन। तो बच्चे का जैसा कमेंट आया था, जैसी डिमांड की थी, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ही ये ऑडियो बुक रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि 11th का सिलेबस थोड़ा सा लेंदी होता है और चैप्टर्स का नंबर हमारा ज़्यादा है, तो इसकी ऑडियो बुक हम साथ के साथ थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ी से करें तो आई थिंक हमारा जल्दी से कवर हो जाएगा सिलेबस। बाकी आप लोग इसी तरह से ही मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा कि आप लोग कैसे पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ आपको कौन से चैप्टर्स पहले चाहिए, ताकि मैं आपकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग वर्क कर सकूँ। साथ ही साथ आई होप कि आप मेरे 1 मिनट बायोलॉजी वीडियोस भी ज़रूर देख रहे होंगे बच्चों। वो आप लोगों को कैसे लग रहे हैं, उनके जो टॉपिक्स आपको चाहिए, कि अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक मैम हमें अगर जल्दी से रिवाइज करने के लिए मिल जाए, तो आप वो भी मेरे साथ में कमेंट सेक्शन में यहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप मेरे 1 मिनट बायोलॉजी वाले वीडियोज़ पे भी शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों के लिए वो वीडियोज़ पहले बना सकूँ। ऑल्दो मैं PYQ ही देख करके वो वीडियोज़ बना रही हूँ, बट फिर भी आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर बनेगा तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो कुछ बच्चों ने मुझसे डिमांड की थी कि मैम आप एक्सप्लेनेशन वाले NCERT के भी बनाएं, तो जैसे ही आपकी ऑडियो बुक्स कंप्लीट होंगी, मैं एक्सप्लेनेशन के और प्लस आपके जो भी क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, किस पेज से कौन सा क्वेश्चन आया है NCERT का, वो भी मैं आप लोगों को जल्द ही जल्द प्रोवाइड करूँगी। और भी एक नए टाइप के वीडियोज़ मैं लॉन्च करने वाली हूँ, तो जल्द ही आपको वो भी देखने को मिलेगा यूट्यूब पे, जो कि आपके शॉर्ट्स में ही आने वाले हैं और वो भी कमाल की हेल्प करने वाले हैं आपकी पढ़ाई में। तो चलिए मिलते हैं हम उन सभी वीडियो में भी, और साथ ही साथ अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी ऑडियो बुक, दैट इज चैप्टर 15 पादप वृद्धि एवं परिवर्धन। आपने पहले ही इस इकाई के अध्याय 5 के अंतर्गत फूल वाले पौधे के संगठन के बारे में अध्ययन किया है। क्या आपने कभी सोचा है कि मूल, तना, पत्तियां, फूल तथा बीज जैसी संरचनाएं कहाँ हैं और कैसे पैदा होती हैं, और वह भी एक क्रमबद्ध तरीके से? अब आप बीज, पौध, नवअंकुरित पौधा, पादपक, छोटा पौधा तथा परिपक्व पौधे जैसे शब्दों से परिचित हो गए हैं। आपने यह भी देखा है कि सभी पेड़ समय के अंतराल में ऊंचाई एवं गोलाई में लगातार वृद्धि करते हैं। हालांकि उसी वृक्ष की पत्तियां, फूल एवं फल आदि न केवल एक सीमित लंबाई चौड़ाई के होते हैं, बल्कि समयानुकूल वृक्ष से निकलते व गिर जाते हैं। यही प्रक्रिया लगातार दोहराई जाती है। एक पौधे में फूल आने की प्रक्रिया कायिक वृद्धि के बाद क्यों होती है? सभी पौधों के अंग विभिन्न तरह के ऊतकों से बने होते हैं। क्या एक कोशिका ऊतक अंग की संरचना और उसके द्वारा संपन्न जाने वाली क्रियाकलाप के बीच कोई संबंध है? पौधे की सभी कोशिकाएं युग्मज की संतति या वंशज होती हैं। तब सवाल यह उठता है कि क्यों और कैसे उनमें भिन्न भिन्न संरचनात्मक एवं क्रियात्मक विशेषताएं होती हैं। परिवर्धन 2 प्रक्रियाओं का योग है, वृद्धि एवं विभेदन। शुरुआत में यह जानना अनिवार्य है कि एक परिपक्व वृक्ष का परिवर्धन एक युग्मक, एक निषेचित अंडा से शुरू होकर एक सुनिश्चित एवं उच्च नियमित वंशानुक्रम की घटना है। इस प्रक्रिया के दौरान एक जटिल शरीर संरचना का गठन होता है, जो जड़ों, पत्तियों, शाखाओं, फूलों, फलों एवं बीजों को उत्पादित करता है और अंततः वे मर जाते हैं। चित्र 15.1 अभी मैं आपको दिखाऊंगी। पौधों की वृद्धि के प्रक्रम का प्रथम चरण बीज का अंकुरण है। जब पर्यावरण में वृद्धि के लिए अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, तब बीज अंकुरित हो जाता है। इस प्रकार की अनुकूल परिस्थितियों के अभाव में बीज अंकुरित नहीं होता है तथा निलंबित वृद्धि एवं प्रसुप्त काल में चला जाता है। जब अनुकूल परिस्थितियां वापस आ जाती हैं, तब बीजों में उपापचय क्रियाएं पुनर्वेशित हो जाती हैं तथा वृद्धि होने लगती है। इस अध्याय में आप कुछ उन कारकों के बारे में पढ़ेंगे जो कि इस परिवर्धन प्रक्रिया को संचालित एवं नियंत्रित करते हैं। ये कारक एक पौधे के लिए आंतरिक एवं बाहरी होते हैं। ये आपका 15.1 डायग्राम है, जिसमें एक बीज से कैसे पौधा बना है वो आपको दिखाया जा रहा है और सारे ही उसके पार्ट्स भी शो किए गए हैं। 15.1 वृद्धि। एक जीवित वस्तु के लिए वृद्धि को सर्वाधिक आधारभूत एवं सुस्पष्ट विशिष्टता के रूप में जाना जाता है। वृद्धि क्या है? वृद्धि को एक अवयव या अंग या इसके किसी भाग या यहाँ तक कि एक कोशिका के आधार में अनिर्वर्त्य, अनपलट, स्थायी बढ़त के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सामान्यतः वृद्धि उपापचयी प्रक्रियाओं, उपचय एवं अपचय दोनों से जुड़ा होता है, जो ऊर्जा के व्यय पर आधारित है। इसलिए एक पत्ती का विस्तार वृद्धि है। आप एक लकड़ी के टुकड़े को पानी में डालने से हुए फैलाव या विस्तार का वर्णन कैसे करेंगे? 15.1.1 पादप वृद्धि प्रायः अपरिमित है। पादप वृद्धि अनूठे ढंग से होती है क्योंकि पौधे जीवन भर असीमित वृद्धि की क्षमता को अर्जित किए होते हैं। इस क्षमता का कारण उनके शरीर में कुछ खास जगहों पर विभज्योतक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की उपस्थिति है। ऐसे मेरिस्टेमेटिक सेल्स में विभाजन एवं निरंतरता यानी कंटिन्यूटी की क्षमता होती है।
हालांकि ये उत्पाद जल्द ही विभाजन की क्षमता को खो देते हैं और ऐसी कोशिकाएं जो विभाजन की क्षमता को खो देती हैं वे पादप शरीर की रचना करती हैं। इस प्रकार की वृद्धि जहाँ तक विभज्योतक की क्रियात्मक से पौधे के शरीर में सदैव नई कोशिकाओं को जोड़ा जाता है उसे वृद्धि का खुला स्वरूप कहा जाता है। क्या होगा जब विभज्योतक का विभाजन बंद हो जाए? क्या कभी ऐसा होता है? यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अगर डिवाइड करना बंद कर दे तो क्या होगा? आपने अध्याय 6 में मूल शिखाग्र, स्टेम मेरिस्टेमेटिक सेल्स तथा प्ररोह शिखाग्र विभज्योतक के स्तर पर विभज्योतक के बारे में पढ़ा है। ये पौधों के प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं और मुख्यतः पौधों के अक्ष के समानांतर दीर्घीकरण में भागीदारी करते हैं। द्विबीजपत्री तथा नग्नबीजी पौधों में पार्श्व विभज्योतक, संवहनी कैम्बियम तथा कौर कैम्बियम जीवन में बाद में प्रकट होते हैं। ये विभज्योतक उन अंग की चौड़ाई को बढ़ाते हैं जहां ये क्रियाशील होते हैं। इसे द्वितीयक वृद्धि के नाम से जाना जाता है। ये आप 15.2 डायग्राम देख सकते हैं। स्टेम शूट मेरिस्टेमेटिक सेल एंड रूट मेरिस्टेमेटिक सेल्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों प्ररोह एवं मूल में। 15.1.2 वृद्धि माप योग्य है। कोशिकीय स्तर पर वृद्धि मुख्यतः जीवद्रव्य मात्रा में वृद्धि का परिणाम है। चूंकि जीवद्रव्य की वृद्धि को सीधे मापना कठिन है, अतः कुछ दूसरी मात्राओं को मापा जाता है जो कम या ज्यादा इसी के अनुपात में होता है। इसलिए वृद्धि को विभिन्न मापदंडों द्वारा मापा जाता है। कुछ एक मापदंड ये हैं: ताजी भार वृद्धि, शुष्क भार, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन और कोशिकाओं की संख्या आदि। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि एक मक्के की मूल शिखाग्र विभज्योतक में प्रति घंटे 17,500 या अधिक नई कोशिकाएं पैदा हो सकती हैं, जबकि एक तरबूज में कोशिकाओं के आकार में वृद्धि 3,50,000 गुना तक हो सकती है। पहले वाले उदाहरण में वृद्धि को कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि के रूप में व्यक्त किया गया है, जबकि बाद वाले में वृद्धि को कोशिका के आकार में बढ़ोतरी के रूप में किया गया है। एक परागनलिका की वृद्धि लंबाई में बढ़त का एक अच्छा मापदंड है, जबकि पृष्ठाधार पत्ती की वृद्धि को उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बढ़त के रूप में मापा जा सकता है। 15.1.3 वृद्धि के चरण। वृद्धि की अवधि को मुख्यतः 3 चरणों में बांटा गया है: विभज्योतकीय, दीर्घीकरण एवं परिपक्वता। 15.3 डायग्राम। आओ हम इसे मूलाग्र को देख करके समझाइए। आप डायग्राम देख सकते हैं। विभज्योतकीय चरण में कोशिकाएं मूल शिखाग्र तथा प्ररोह शिखाग्र दोनों में लगातार विभाजित होती हैं। इन दोनों क्षेत्रों की कोशिकाएं जीवद्रव्य से भरपूर होती हैं और व्यापक संलक्ष्य केंद्रक को अधिकृत किए होती हैं। उनकी कोशिका भित्ति प्राथमिक, पतली और प्रचुर जीवद्रव्य तंतु संयोजन के साथ सेलुलोजिक होती है। विभज्योतक क्षेत्र के समीपस्थ कोशिका दीर्घीकरण के चरण का प्रतिनिधित्व करता है और इस चरण में कोशिकाओं का बड़ा हुआ राजधानी भवन, कोशिका विशालीकरण तथा नव कोशिका भित्ति निक्षेपण आदि विशिष्टताएं हैं। पुनः शिखाग्र से आगे अर्थात दीर्घीकरण के अधिक समीपस्थ अक्ष का वह भाग स्थित होता है जो कि परिपक्वता के चरण में जा रहा होता है। इस परिक्षेत्र में स्थित होने वाली कोशिकाएं अपने अंतिम आकार को प्राप्त किए होती हैं तथा उनकी भित्ति की मोटाई एवं राजधानी चरम पर होता है। अध्याय 6 में आपने अधिकतर जिन ऊतकों कोशिकाओं के प्रकार का अध्ययन किया वे इसी चरण के प्रतिनिधित्व करती हैं। 15.1.4 वृद्धि दर। समय के प्रति इकाई के दौरान बढ़ी हुई वृद्धि को वृद्धि दर कहा जाता है। अतः वृद्धि की दर को गणितीय ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। एक जीव या उसके अंग कई तरीकों से अधिक कोशिकाएं पैदा कर सकता है। यहाँ पे आप ये डायग्राम देख सकते हैं। वृद्धि दर अंकगणितीय या ज्यामितीय संवर्धन हो सकती है। अंकगणितीय वृद्धि में समसूत्री विभाजन के बाद केवल एक पुत्री कोशिका लगातार विभाजित होती रहती है, तो जबकि दूसरी विभेदित एवं परिपक्व होती रहती है। अंकगणितीय वृद्धि एक सरलतम अभिव्यक्ति है जिसे हम निश्चित दर पर दीर्घीकृत होते मूल में देख सकते हैं। चित्र 15.5 आप देखें, जिसमें अंग की लंबाई समय के विरुद्ध लिखित की गई है, जिसके फलस्वरूप रेखीय वक्र पाया गया है। इसे हम गणितीय रूप में इस प्रकार चक्र कर सकते हैं: LT = L0 + RT। LT = टाइम t के समय लंबाई, टाइम 0 के L0 = टाइम 0 के समय लंबाई एंड R इज वृद्धि दर दीर्घीकरण प्रति इकाई समय। आइए अब देखें ज्यामितीय वृद्धि में क्या होता है। हालांकि अधिकतर प्रणालियों में प्रारंभिक वृद्धि धीमी होती है, लैग फेज यानी कि, और यह इसके बाद तीव्र गति से एक चर घातांकी दर यानी लॉग फेज में बढ़ती है। यहाँ पर दोनों संतति कोशिकाएं एक समसूत्री कोशिका के विभाजन का अनुकरण करती हैं तथा विभाजित होने पर लगातार ऐसा करते रहने की काबिलियत को बनाए रखती हैं। हालांकि सीमित पोषण आपूर्ति के साथ वृद्धि धीमी पड़ती हुई स्थिर चरण की ओर बढ़ जाती है। यदि हम समय के प्रति वृद्धि के मापदंड को नियोजित करते हैं तो हम एक विशिष्ट सिग्मॉइड या एस वक्र पाते हैं। चित्र 15.6 आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिग्मॉइड कर्व। एस वक्र सभी जीवित प्राणियों की विशिष्टता है जो स्वाभाविक पर्यावरण में बढ़ रहे हैं। यह सभी कोशिकाओं, ऊतकों एवं एक पौधों के विशेष अंगों के लिए आदर्श है।
क्या आप अन्य ऐसे ही अधिक उदाहरणों के बारे में सोच सकते हैं? मौसमी क्रियाकलाप प्रकट करने वाले एक वृक्ष से आप किस तरह के वक्र की अपेक्षा कर सकते हैं? चरघातांकी वृद्धि को इस प्रकार प्रकट किया जा सकता है: W1 इज इक्वल्स टू W0 ERT, W1 इज इक्वल्स टू अंतिम आकार, भार, ऊंचाई, संख्या आदि। W0 इज इक्वल्स टू प्रथम आकार प्रारंभिक समय में, यानी कि 0 इसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं। R इज इक्वल्स टू वृद्धि दर, T इज द टाइम एंड E स्वाभाविक लघुगणिक का आधार। यहाँ R एक सापेक्ष वृद्धि दर है, कंपैरेटिव ग्रोथ, तथा साथ ही पौधे द्वारा नई पादप सामग्री को पैदा करने की क्षमता को मापने के लिए है। यहाँ पर आप 15.7 में निरपेक्ष और सापेक्ष वृद्धि दर देख सकते हैं, जिसे एक दक्षता सूचकांक के रूप में संदर्भित किया जाता है। अतः W1 का अंतिम आकार W0 के प्रारंभिक आकार पर निर्भर करता है। जीवित प्रणाली की वृद्धि के बीच मात्रात्मक तुलना भी दो तरीकों से की जा सकती है। नंबर 1, मापन और प्रति यूनिट टाइम की कुल वृद्धि की तुलना, जिसे परम वृद्धि दर कहते हैं। नंबर 2, दी गई प्रणाली के प्रति यूनिट समय पर वृद्धि को सामान्य आधार पर प्रकट करना। उदाहरणार्थ, प्रति यूनिट प्रारंभिक मापदंड या पैमाइश को सापेक्षिक वृद्धि दर कहते हैं। देखें चित्र 15.7, जहाँ दो पत्तियां आ और बा भिन्न आकारों की दिखाई गई हैं, लेकिन एक दिए गए समय में उनके संपूर्ण क्षेत्रफल में वृद्धि समान है। फिर भी उनमें से एक सापेक्षिक वृद्धि दर ज़्यादा है। यह कौन सी है और क्यों है? 15.1.5 वृद्धि के लिए दशाएं। आप यह लिखने की कोशिश क्यों नहीं करते कि पौधों की वृद्धि के लिए ज़रूरी चीज़ें क्या हैं? इस सूची में जल, ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व अवश्य होने चाहिए जो वृद्धि के लिए अनिवार्य हैं। पौधे की कोशिकाएं अपने आकार में बड़ी होकर वृद्धि करती हैं, जिसके लिए जल की आवश्यकता होती है। इसलिए एक पादप की वृद्धि और उसका परिवर्धन उसमें पानी की स्थिति या उपलब्धता से जुड़ी है। वृद्धि के लिए आवश्यक एंजाइमों की क्रियाशीलता के लिए जल एक माध्यम उपलब्ध कराता है तथा ऑक्सीजन उपापचयी ऊर्जा को मुक्त करने में मदद करती है। पौधों द्वारा पोषकों, स्थूल एवं सूक्ष्म आवश्यक तत्व की आवश्यकता जीव द्रव्य के संश्लेषण तथा ऊर्जा के स्रोत के रूप में काम करने के लिए होती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक पादप जीव के लिए इष्टतम ताप परिसर होता है, जो उसकी वृद्धि के लिए अत्यंत ही अनुकूल होता है। इस ताप के दायरे से किसी प्रकार का विलगाव उसकी उत्तरजीविता के लिए हानिकारक हो सकता है। इसके साथ ही पर्यावरणीय संकेत जैसे कि प्रकाश एवं गुरुत्वाकर्षण भी वृद्धि के कुछ अवस्थाओं या चरणों को प्रभावित करता है। 15.2 विभेदन, निर्विभेदन तथा पुनर्विभेदन। मूल शिखाग्र विभज्योतक तथा प्ररोशिखाग्र विभज्योतक से आने वाली कोशिकाएं और कैम्बियम विभेदित होती हैं तथा विशिष्ट क्रियाकलाप को संपन्न करने के लिए परिपक्व होती हैं। यह परिपक्वता की ओर अग्रसर होने वाली कार्यवाही विभेदन कहलाती है। वे अपनी कोशिका भित्ति एवं जीवद्रव्य दोनों में ही कुछ व्यापक संरचनात्मक बदलावों से गुजरती है। उदाहरण स्वरूप, एक वाहिकी तत्व के बनने में कोशिका अपने जीव द्रव्य को खो देती है और बाद में एक बहुत सुदृढ़ तन्यतापूर्ण लिग्नोसेल्यूलोजिक द्वितीय कोशिका भित्ति विकसित होती है, जो लंबी दूरी तक सर्वोच्च तनाव में भी जल को वहन करने के लिए उपयुक्त होता है। आप पौधों के शरीर की विभिन्न रचनात्मक विशिष्टताओं एवं उसकी संबंधित क्रियाशीलता से संबंध स्थापित करने की कोशिश करें। पौधे अन्य रोचक तथ्य दिखाते हैं। जीवित विभेदित कोशिकाएं कुछ खास परिस्थितियों में विभाजन की क्षमता पुनः प्राप्त कर सकती हैं। इस क्षमता को निर्विभेदन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अंतरापूलय वाहिकी कैम्बियम एवं कार्प कैम्बियम। नविर्भेदित कोशिकाओं ऊतकों के द्वारा उत्पादित कोशिका बाद में फिर से विभाजन की क्षमता खो देती है ताकि विशिष्ट कार्यों को संपादित किया जा सके, अर्थात पुनर्विभेदित हो जाती हैं। एक काष्ठी द्विबीजपत्री पादप के कुछ ऊतकों की सूची बनाएं जो पुनर्विभेदन के उत्पाद हों। आप अर्बुद का वर्णन कैसे करेंगे? आप उसे मृदुतक कोशिका को, जिसे प्रयोगशाला के नियंत्रित क्षेत्र में पादप ऊतक संवर्धन के दौरान विभाजित कराया जा रहा है, उसे क्या कहेंगे? अनुभाग 15.1.1 को याद कीजिए। हमने बताया था कि पौधों में वृद्धि उन्मुक्त होती है, अर्थात ये परिमित और अपरिमित हो सकता है। अब हम यह कह सकते हैं कि पादपों में विभेदन भी उन्मुक्त होता है, क्योंकि ठीक उसी विभज्योतक से पैदा हुए ऊतक कोशिकाएं परिपक्व होने पर भिन्न संरचनाएं तैयार करती हैं। कोशिका ऊतक की परिपक्वता के समय अंतिम संरचना कोशिका के आंतरिक स्थान पर भी निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, शिखाग्र विभज्योतक से दूरस्थ कोशिकाएं मूल गोप कोशिका के रूप में विभेदित होती हैं, जबकि जिन्हें बाहरी वलय की ओर ढकेल दिया जाता है बाह्य त्वचा के रूप में परिपक्व होती हैं। क्या आप उन्मुक्त विभेदन का कुछ और उदाहरण जोड़ना चाहेंगे जो कोश की स्थिति और पादप अंगों में उनके स्थान के संबंध को दर्शाता हो? 15.3 परिवर्धन। परिवर्धन वह शब्द है जिसके अंतर्गत एक जीव के जीवन चक्र में आने वाले वे सारे बदलाव शामिल हैं जो बीजांकुरण एवं जरावस्था के बीच आते हैं। चित्र 15.8 में उच्च पादप
कि कोशिकाओं में होने वाले परिवर्धन के क्रमिक प्रतिक्रियाओं को रेखा चित्र के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यह ऊतकों अवयवों पर भी लागू होता है। ये आप देख सकते हैं 15.8 डायग्राम, एक फ्लो चार्ट है ये बेसिकली। पौधे पर्यावरण के प्रभाव के कारण या जीवन के विभिन्न चरणों में भिन्न पथों के अनुसरण करते हैं ताकि विभिन्न तरह की संरचनाओं का गठन कर सकें। इस क्षमता को प्लास्टिसिटी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर कपास, धनिया एवं लार्कस्पर में विभिन्न आकार की पत्तियां। इन पौधों में पत्तियों का आकार किशोरावस्था एवं परिपक्व अवस्था में भिन्न होते हैं। दूसरी तरफ बटरकप में पत्तियों का आकार वायवी भागों में अलग होता है। विषमपर्णता का यह दृश्य प्लास्टिकता या सुघट्यता का एक उदाहरण है। ये आप देख सकते हैं 15.9 का डायग्राम्स। अतः एक पौधे के जीवन में वृद्धि, विभेदन और परिवर्धन बहुत ही निकट संबंध रखने वाली घटनाएं हैं। व्यापक तौर पर परिवर्धन को वृद्धि एवं विभेदन के योग के रूप में माना जाता है। पौधों में परिवर्धन अर्थात वृद्धि एवं विभेदन दोनों आंतरिक एवं बाह्य कारकों से नियंत्रित है। आंतरिक कारकों में अंतरकोशिकीय, आनुवांशिक तथा अंतरकोशिकीय कारक जैसे कि पादप वृद्धि नियामक रसायन शामिल होते हैं, जबकि बाह्य कारकों के अंतर्गत प्रकाश, तापक्रम, जल, ऑक्सीजन तथा पोषक आदि शामिल हैं। 15.4 पादप वृद्धि नियामक। 15.4.1 विशिष्टताएं। पादप वृद्धि नियामक विविध रासायनिक संगठनों वाले साधारण तथा लघु अणु होते हैं। ये इंडोल सम्मिश्रित यानी इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA, एडेनिन व्युत्पन्न फरफ्यूराइल अमाइनोप्यूरिन काइनेटिन, कैरोटीनाइड तथा वसा अम्लों के व्युत्पन्न एब्सिसिक एसिड ABA, एब्सिसिक एसिड इट इज, टर्पीन, जिब्रेलिक एसिड GA या गैसेस में एथिलीन C2H4 आदि हो सकते हैं। पादप वृद्धि नियामक यानी प्लांट हार्मोन से कह रहे हैं को पाठ्य सामग्री में पादप वृद्धि तत्व, पादप हार्मोन तथा फाइटो हार्मोन के नाम से वर्णित किया गया है। पादप वृद्धि नियामक PGR को प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इट इज को व्यापक रूप से एक जीवित पौधे में उनकी कार्यशीलता के आधार पर दो समूहों में बांटा जा सकता है। PGR का एक समूह वृद्धि उन्नयन क्रियाकलापों में लगा होता है, जैसे कि कोशिका विभाजन, कोशिका प्रसार, प्रतिमान संरचना, ट्रॉपिक यानी अनुवर्तनीय वृद्धि, पुष्पन, फलीकरण तथा बीज संरचना आदि। इन्हें पादप वृद्धि नियामक भी कहा जाता है, जैसे कि ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स तथा साइटोकाइनेंस। उनके समूह के दूसरे PGR तथा दबाव के प्रति पादपों की अनुक्रिया समूह के दूसरे PGR में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही वे विभिन्न वृद्धिवादक क्रियाकलापों जैसे प्रसूप्ति एवं विलगन में भी शामिल होते हैं। एब्सिसिक एसिड PGR इसी समूह का सदस्य है। गैसीय PGR एथिलीन किसी भी समूह के साथ बैठ जाता है, लेकिन व्यापक तौर पर यह एक वृद्धिवादक क्रियाकलाप में आता है। 15.4.2 पादप वृद्धि नियामकों की खोज। रोचक बात यह है कि PGR के 5 प्रमुख समूहों में प्रत्येक की खोज मात्र एक संयोग है। इसकी शुरुआत चार्ल्स डार्विन और उनके पुत्र फ्रांसिस डार्विन के अवलोकन से हुई, जब उन्होंने देखा कि कनियारी घास का प्रांकुर चोल कोलियोप्टाइल एक पार्श्वी प्रदीपन के प्रति अनुक्रिया करता है और प्रकाश के उद्गम की तरफ वृद्धि करता है, यानी प्रकाश अनुवर्तन, फोटोट्रॉपिज्म इट इज। प्रयोगों की एक लंबी श्रृंखला के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्रांकुर चोल की नोक संचारणी प्रवाह की जगह जो संपूर्ण प्रांकुर चोल के मुड़ने का कारण है। 15.10 आप डायग्राम देख सकते हैं कि खोज FW वेंट के द्वारा जई के अंकुर के प्रांकुर चोल शिखर से की गई। बैकिन धान के पौधे की एक नवोद्भिद की बीमारी है जो रोगजनक कवक जिब्रेला फ्यूजिकोराई के द्वारा होती है। कुरोसोवा जापानी वैज्ञानिक ने रोग रहित धान के पौधे में रोग लक्षण को बताया जब उन्हें कवक के जीवाणुविहीन निस्यंदो यानी फिल्ट्रेट के साथ उपचारित किया। सक्रिय तत्व की पहचान के बाद में जिब्रेलिक एसिड की रूप में हुई। F स्कूक तथा उसके सहकर्मी ने देखा कि तंबाकू के तने में अंतर पर्व यानी इंट्रानोडल खंड में से अविभेदित कोशिकाओं का समूह जिसे कहते हैं तभी प्रचुरित हुआ जब ऑक्सिन्स के अलावा मीडियम में वाहिका ऊतकों के सत्व या यीस्ट सत्व या नारियल दूध या DNA पूरक रूप में दिया गया। मिलर एट ऑल ने 1955 ने साइटोकाइनेसिस को बढ़ावा देने वाले इस तत्व को पहचाना और इसका क्रिस्टलीकरण किया और काइनेटिन नाम दिया। 1960 के मध्य में 3 अलग अलग वैज्ञानिक ने स्वतंत्र रूप से 3 तरह के निरोधक का शुद्धिकरण एवं उसका रासायनिक स्वरूप प्रस्तुत किया। वे निरोधक बी, बिलिगन, सेकेंड एवं डोरमेन हैं। बाद में ये तीनों रासायनिक रूप में समान पाए गए। इसका नामकरण एब्सिसिक एसिड के रूप में किया गया। H. कजिन्स ने 1910 ने यह सुनिश्चित किया कि पके हुए संतरों से निकला हुआ एक वाष्पशील तत्व पास में रखे बिना पके हुए केलों को शीघ्रता से पकाता है। बाद में यह वाष्पशील तत्व एथिलीन के नाम से जाना गया जो एक गैसीय PGR है।
आइए अब हम इन 5 तरह के पीजीआर को कायिकी प्रभाव के अगले भाग में अध्ययन करते हैं। 15.4.3 पादप वृद्धि नियामकों का कायिकीय शरीर क्रियात्मक प्रभाव। 15.4.3.1 ऑक्सिन्स सर्वप्रथम मनुष्य के मूत्र से निकाला गया। शब्द ऑक्सिन्स इंडोल 3 एसिटिक एसिड तथा अन्य प्राकृतिक एवं कृत्रिम यौगिक जिसमें वृद्धि करने की क्षमता हो के लिए प्रयोग किया जाता है। ये प्रायः तने एवं मूल के बढ़ते हुए शिखर पर बनते हैं तथा वहां से क्रियाशीलता वाले भाग में जाता है। ऑक्सिन्स जैसे ही IAA व इंडोल 3 इंडोल ब्यूटेरिक एसिड पौधे से निकाला गया है। नेफ्थलीन एसिटिक एसिड तथा 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड कृत्रिम ऑक्सिन्स है। ऑक्सिन्स के उपयोग का एक विस्तृत दायरा है और ये बागवानी एवं खेती में प्रयोग किए गए हैं। ये तनों की कटिंग में, जड़ फूटने में सहायता करती हैं, जो पादप प्रवर्धन के में व्यापकता से इस्तेमाल होती हैं। ऑक्सिन्स पुष्पन को बढ़ा देती हैं, जैसे अनानास में ये पौधे के पत्तों एवं फलों की शुरुआती अवस्था में गिरने से बचाते हैं तथा पुरानी एवं परिपक्व पत्तियों एवं फलों के विलगन को बढ़ावा देते हैं। उच्च पादपों में वृद्धि करती हैं, अग्रस्थ कलिका पार्श्व कलियों की वृद्धि को अवरोधित करते हैं, जिसे शिखाग्र प्रधान्यता यानी एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। प्ररो सिरों को हटाने से प्रायः पार्श्व कलियों की वृद्धि होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 15.11। यह बात व्यापक रूप से चाय रोपण एवं बाड़ बनाने में लागू होती है। क्या आप बता सकते हैं क्यों? इसके साथ ही ऑक्सिन्स अनिषेचक फलन को प्रेरित करता है, जैसे कि टमाटर। इन्हें व्यापक रूप से शाकनाशी के रूप में उपयोग किया जाता है। 2,4-D व्यापक रूप से द्विबीजपत्री खरपतवारों को नाश कर देता है, लेकिन एक बीजपत्री परिपक्व पौधों को प्रभावित नहीं करता। इसका उपयोग मालियों के द्वारा लॉन को तैयार करने में किया जाता है। इसके साथ ही ऑक्सिन जाइलम विभेदन को नियंत्रित करने तथा कोशिका के विभेजन में मदद करता है। 15.4.3.2 जिब्रेलिन्स एक अन्य प्रकार का प्रोत्साहक पीजीआर है। अधिक जिब्रेलिन्स की सूचना विभिन्न जीवों से आ चुकी है, जैसे कि कवकों और उच्च पादपों से। इन्हें GA1, GA2, GA3 और इसी तरह से नामित किया गया है। हालांकि GA3 वह जिब्रेलिन्स है जिसकी सबसे पहले खोज की गई थी और अभी भी सभी से अधिक सघनता से अध्ययन किया जाने वाला स्वरूप है। सभी GAs अम्लीय होते हैं। ये पौधों में एक व्यापक दायरे की कायिकी अनुक्रिया देते हैं। ये अक्ष की लंबाई बढ़ाने की क्षमता रखते हैं अतः अंगूर के डंठल की लंबाई बढ़ाने के प्रयोग किए जाते हैं। जिब्रेलिन्स सेब जैसे फलों को लंबा बनाते हैं ताकि वे उचित रूप ले सकें। ये जरावस्था को भी रोकते हैं ताकि फल पेड़ पर अधिक समय तक लगे रह सकें और बाजार में मिल सकें। GA3 को आसव यानी शराब उद्योग में मॉल्टिंग की गति बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। गन्ने के तने में कार्बोहाइड्रेट्स चीनी या शर्करा के रूप में एकत्र रहता है। गन्ने की खेती में जिब्रेलिन्स छिड़कने पर तनों की लंबाई बढ़ती है। इससे 20 टन प्रति एकड़ ज़्यादा उपज बढ़ जाती है। GA छिड़कने पर किशोर शंकु वृक्षों में परिपक्वता तीव्र गति से होती है अतः बीज जल्दी ही तैयार हो जाता है। जिब्रेलिन्स चुकंदर, पत्ता गोभी एवं अन्य रोजेट स्वभाव वाले पादपों में वोल्टिंग यानी पुष्पन से पहले अंतः पर्व का दीर्घीकरण को बढ़ा देता है। 15.4.3.3 साइटोकाइनेंस अपना विशेष प्रभाव साइटोकाइनेसिस यानी कोशिका द्रव्य विभाजन में डालता है और इसे काइनेटिन यानी एडेनिन का रूपांतरित रूप एक प्यूरिन के रूप में ऑटो क्लेबर्ड हेरिंग के शुक्राणु से खोजा गया था। काइनेटिन पौधों में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। साइटोकाइनिन जैसे पदार्थों की खोज के क्रम में मक्का की अष्ठी तथा नारियल दूध से जियाटिन अलग किया जा सका। जियाटिन के खोज के बाद अनेकों प्राकृतिक रूप से प्राप्त साइटोकाइनेंस तथा कोशिका विभाजन प्रोत्साहक पहुंचाने गए। प्राकृतिक साइटोकाइनेंस उन क्षेत्रों में संश्लेषित होता है जहां तीव्र कोशिका विभाजन संपन्न होता है, उदाहरण के लिए मूल शिखाग्र, विकासशील प्ररोह कलिकाएं तथा तरुण फल आदि। यह नई पत्तियों में हरित लवक, पार्श्व प्ररोह, प्रद्धि तथा आपस्थानिक प्ररोह संरचना में मदद करता है। साइटोकाइनिन शिखाग्र प्रधान्यता से छुटकारा दिलाता है। वे पोषकों के संचारण को बढ़ावा देता है जिससे पत्तियों की जरावस्था को देरी करने में मदद मिलती है। 15.4.3.4 एथिलीन एक साधारण गैसीय पीजीआर है। यह जरावस्था को प्राप्त होते ऊतकों तथा पकते हुए फलों के द्वारा भारी मात्रा में संश्लेषित की जाती है। एथिलीन पौधों की अनुप्रस्थ क्षैतिज वृद्धि, अक्षों में फुलाव, द्विबीज निवेदितों में अंकुश संरचना को प्रभावित करती है। एथिलीन जरावस्था एवं विलगन को मुख्यतः पत्तियों एवं फूलों को बढ़ाती है। यह फलों को पकाने में बहुत प्रभावी है। फलों के पकने के दौरान यह श्वसन की गति को वृद्धि करता है। श्वसन वृद्धि से गति से इस बढ़त को क्लाइमेटिक श्वसन कहते हैं।
एथिलीन बीज तथा कलिका प्रसूप्ति को तोड़ती है, मूंगफली के बीज में अंकुरण को शुरू करती है तथा आलू के कंदों को अंकुरित करती है। एथिलीन गहरे पानी के धान के पौधों में पर्णवृंत को तीव्र दीर्घीकरण के लिए प्रोत्साहित करता है। ये पत्तियों तथा प्ररोह के ऊपरी भाग को पानी से ऊपर रखने में मदद करता है। इसके साथ ही एथिलीन मूल वृद्धि तथा मूल रोमों को प्रोत्साहित करती है, अतः पौधे को अधिक अवशोषण क्षेत्र प्रदान करने में मदद करती है। एथिलीन अनानास को फूलने तथा फल समकालिकता में सहायता करता है। इसके साथ ही आम को पुष्पित होने में प्रेरित करता है। एथिलीन अनेकानेक कार्य की प्रक्रियाओं को नियमित करता है, अतः यह कृषि में सर्वाधिक इस्तेमाल होने वाली पीजीआर है। सर्वाधिक व्यापक तौर पर इस्तेमाल होने वाला यौगिक एथिफॉन है। एथिफॉन जलीय घोल में आसानी से अवशोषित तथा पौधे के अंतर्गत संचारित होता है तथा धीरे धीरे एथिलीन मुक्त करता है। एथिफॉन टमाटर एवं सेब के फलों को पकाने की गति को बढ़ाता है तथा फूलों एवं फलों को विलगन को तीव्रता प्रदान करता है। कपास, चेरी तथा अखरोट में विरलन, यह खीरों में मादा पुष्पों को बढ़ाता है, जिससे फसल की पैदावार में वृद्धि होती है। 15.4.3.5 एब्सिसिक एसिड। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि एब्सिसिक एसिड की खोज विलगन एवं प्रसूप्ति को नियमित करने में उसकी भूमिका के लिए हुई थी, लेकिन अन्य दूसरे पीजीआर की भांति यह भी पादप वृद्धि एवं परिवर्धन में व्यापक दायरे में प्रभाव डालता है। यह एक सामान्य पादप वृद्धि तथा पादप उपापचय के निरोधक का काम करता है। एबीए बीज के अंकुरण को निरोध करता है। यह बाह्य त्वचीय पट्टिकाओं में रंध्रों के बंद होने को प्रोत्साहित करता है तथा पौधों को विभिन्न प्रकार के तनावों को सहन हेतु क्षमता प्रदान करता है। इसी कारण इसे तनाव हार्मोन भी कहा जाता है। एबीए बीज के विकास, परिपक्वता, प्रसूप्ति आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रसूप्ति को प्रेरित करने के द्वारा एबीए बीज को जल शुष्कन तथा वृद्धि के लिए अन्य प्रतिकूल परिस्थिति से बचाव देता है। बहुत सारी परिस्थितियों में एबीए जीएस के लिए एक विरोधक की भूमिका निभाता है। हम संक्षेप में यह कह सकते हैं कि पादपों की वृद्धि, विभेदन तथा परिवर्धन के लिए एक या कई अन्य पीजी और कुछ न कुछ भूमिका निभाते हैं। ये भूमिकाएं संपूरक की या फिर विरोधक की भी हो सकती हैं। ये भूमिकाएं निजी या योगवाही हो सकती हैं। इसी तरह के पौधों के जीवन में कई घटनाएं होती हैं जहां एक से ज़्यादा पीजीआर मिलकर घटनाओं को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के तौर पर बीज या कली का प्रसूप्तीकरण, विलगन, जरावस्था, शिखर प्रभुत्व आदि। पीजीआर की भूमिका एक तरह के आंतरिक नियंत्रण में है। याद करें, जीनोमिक नियंत्रण एवं बाह्य कारक के साथ ये पौधे की वृद्धि एवं परिवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बहुत सारे बाह्य कारक जैसे कि तापक्रम एवं प्रकाश पौधे के वृद्धि एवं परिवर्धन को पीजीआर के माध्यम से नियंत्रित करते हैं। ऐसे कुछ घटनाओं के उदाहरण है वसंतीकरण, पुष्पन, प्रसुप्तीकरण, बीज अंकुरण, पौधों में गति आदि। हम लोग संक्षेप में प्रकाश और ताप के पुष्पन आरंभ करने की भूमिका को पढ़ेंगे। 15.5 दीप्तिकालिता। ऐसा देखा गया है कि कुछ पौधों में पुष्पन को प्रवृत्त करने में प्रकाश की नियत कालिकता की आवश्यकता होती है। कालिकता। ऐसे पौधे प्रकाश की नियत कालिकता की अवधि को माप सकते हैं। उदाहरण स्वरूप, कुछ पौधों में क्रांतिक अवधि से ज़्यादा प्रकाश की अवधि चाहिए, जबकि दूसरे पौधों में प्रकाश की अवधि संकट क्रांतिक अवधि से कम चाहिए, जिससे कि दोनों तरह के पौधों में पुष्पन की शुरुआत हो सके। प्रथम तरह के पौधों के समूह को अल्प प्रदीप्तकालिक पौधा कहते हैं तथा बाद वाले पौधों को दीर्घ प्रदीप्तकालिक पौधा कहते हैं। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिसमें प्रकाश की अवधि एवं पुष्पन प्रेरित करने में कोई संबंध नहीं होता। ऐसे पौधों को तटस्थ प्रदीप्तकाली पौधा कहते हैं। 15.2 डायग्राम। यह भी ज्ञातव्य है कि प्रकाश सिर्फ प्रकाश की अवधि ही नहीं बल्कि अंधकार की अवधि भी महत्वपूर्ण है। अतः कुछ पौधों में पुष्पन सिर्फ प्रकाश और अंधकार की अवधि पर ही निर्भर नहीं करता बल्कि उसकी सापेक्षित अवधि पर निर्भर करता है। इस घटना को दीप्तिकालिता कहते हैं। यह भी बहुत मज़ेदार बात है कि तने की शीर्षस्थ कलिका पुष्पन के पहले पुष्पन शीर्षस्थ कलिका में बदलती है, परंतु वे खुद से प्रकाश काल को नहीं महसूस कर पाती हैं। प्रकाश अंधकार काल का अनुभव पत्तियां करती हैं। परिकल्पना की यह हार्मोनल तत्व फ्लोरिजन पुष्पन के लिए जिम्मेदार है। फ्लोरिजन पत्ती से तना कलिका में पुष्पन प्रेरित करने के लिए तभी जाती है जब पौधे आवश्यक प्रेरित दीप्तिकाल में अनावृत होते हैं। 15.6 वसंतीकरण। कुछ पौधों में पुष्पन गुणात्मक या मात्रात्मक तौर पर कम तापक्रम में अनावृत होने पर निर्भर करता है। इसे ही वसंतीकरण कहा जाता है। यह अकालिक प्रजनन परिवर्धन को वृद्धि के मौसम में तब तक रोकता है जब तक पौधे परिपक्व न हो जाएं। वसंतीकरण कम तापकाल में पुष्पन के प्रोत्साहन को कहते हैं। उदाहरण के तौर पर भोजन वाले पौधे गेहूं, जौ तथा राई की दो किस्में होती हैं, जाड़े तथा वसंत की किस्में। वसंत की किस्में साधारणतया वसंत में बोई जाती हैं, जो बढ़ते मौसम की समाप्ति के पहले फूलती एवं फलती हैं,
जाड़े की किस्में यदि वसंत में बोई जाती हैं तो वह मौसम के पहले ना तो पुष्पित होती हैं और ना फलती हैं, इसलिए वह शरद काल में बोई जाती हैं। ये अंकुरित होते हैं और नवोद्भिद के रूप में जाड़े को बिताते हैं और फिर बसंत काल में फूलते एवं फलते हैं तथा मध्य ग्रीष्म के दौरान काट लिए जाते हैं। वसंतीकरण के कुछ उदाहरण द्विवर्षीय पौधों में भी पाए जाते हैं। द्विवर्षीय पौधे एक सुकृत फली पौधे होते हैं जो साधारणतया दूसरे मौसम ऋतु में फूलते एवं मरते हैं। चुकंदर, पत्ता गोभी कुछ द्विवर्षीय पौधे हैं। एक द्विवर्षीय पौधे को कम तापक्रम में अनावृत कर दिए जाने पर पादपों में बाद में दीप्तिकालिता के कारण पुष्पन की अनुक्रिया बढ़ जाती है। बीज प्रसूप्ति, कुछ बीज ऐसे भी हैं जो वायु परिस्थितियों के अनुकूल होने पर भी अंकुरित नहीं हो पाते। ऐसे बीज प्रसूप्ति काल में होते हैं जो वायु वातावरण से नियंत्रित नहीं होते वरन बीज की आंतरिक परिस्थितियों के नियंत्रण में होते हैं। अपारगम एवं दृढ़ बीजावरण, एब्सिसिक एसिड, फेनोलिक एसिड, पैरा एस्कॉर्बिक एसिड जैसे रासायनिक निरोधकों की उपस्थिति तथा अपरिपक्व भ्रूण जैसे कुछ कारणों से बीज प्रसूप्ति होती है। प्राकृतिक तरीकों एवं अनेक कृत्रिम उपायों से इसे हटाया जा सकता है। उदाहरणतः बीजावरण के अवरोध को चाकू, सैंडपेपर जैसे यांत्रिक अपघर्षण अथवा तीव्र हलन द्वारा हटाया जा सकता है। प्रकृति में यह अपघर्षण सूक्ष्म जीवों की अभिक्रिया द्वारा अथवा जंतुओं के पाचन नाल से होकर गुजरने से हो सकता है। निरोधकों के प्रभाव को द्रुत शीतन यानी चिलिंग परिस्थितियों अथवा जिब्रेलिक अम्ल एवं नाइट्रेट्स का उपयोग द्वारा हटाया जा सकता है। पर्यावरणीय परिस्थितियां जैसे कि प्रकाश तथा तापक्रम कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें बीजों की प्रसूप्ति हटाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। सारांश समरी, किसी भी जीवित प्राणी के लिए वृद्धि एक अत्यंत उत्कृष्ट घटना है। यह एक अनपलट बढ़त युक्त तथा मापदंड में प्रकट होने वाली जैसे कि आकार, क्षेत्रफल, लंबाई, ऊंचाई, आयतन, कोशिका संख्या आदि इसमें बढ़ा हुआ जीव द्रव्य पदार्थ शामिल है। पौधों में विभिज्योतक मेरिस्टेम वृद्धि की जगहें होती हैं। मूल शिखाग्र विभिज्योतक तथा प्ररोह शिखाग्र विभिज्योतक के साथ साथ कई बार अंतर्वाहिका विभिज्योतक पौधे के अक्ष की दीर्घगामी वृद्धि में भागीदारी करते हैं। उच्च पेड़ों में वृद्धि अनियत होती है। मूल शिखाग्र एवं प्ररोह शिखाग्र में कोशिका विभाजन का अनुपालन करते हुए वृद्धि अंकगणितीय या ज्यामितीय हो सकती है। कोशिका ऊतक अंग जीवों में वृद्धि दर सामान्यतः पूरे जीवन काल में उच्च दर पर नहीं टिकी रहती। वृद्धि को 3 प्रमुख चरणों लैग, लॉग तथा जरावस्था में बांटा जा सकता है। जब कोशिका अपना विभाजन क्षमता खो देती है तो यह नव विभेदन की ओर बढ़ती है। विभेदन संरचनाएं प्रदान करता है जो उत्पाद की क्रियात्मकता के साथ जुड़ी होती हैं। कोशिकाओं, ऊतकों तथा संबंधी अंगों के लिए विभेदन के लिए सामान्य नियम एक समान होते हैं। एक विभेदित कोशिका फिर विभेदित हो सकती है या फिर पुनः विभेदित हो सकती है। पादप में विभेदन चूंकि खुला होता है अतः परिवर्धन लचीला हो सकता है। दूसरे शब्दों में परिवर्धन वृद्धि एवं विभेदन का योग है। पादप वृद्धि एवं परिवर्धन बाह्य एवं आंतरिक दोनों कारकों द्वारा नियंत्रित होते हैं। अंतरकोशिकीय आंतरिक कारक रासायनिक तत्व होते हैं जिन्हें पादप वृद्धि नियामक यानी पीजीआर कहा जाता है। पौधों में पीजीआर के विभिन्न समूह होते हैं जो मुख्यतः 5 समूह के नाम से जाने जाते हैं: ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड तथा एथिलीन। ये पीजीआर पौधों के विभिन्न हिस्सों से उत्पादित किए जाते हैं। ये विभिन्न विभेदन एवं परिवर्धन की घटनाओं को नियंत्रित करते हैं। कोई भी पीजीआर पादपों की कार्यकी पर प्रभाव डाल सकता है। ठीक इसी प्रकार से ये प्रभाव विविध प्रकार के पीजीआर से प्रकट होते हैं। ये पीजीआर सहक्रियाशील, योगवाही अथवा प्रतिरोधात्मकता के रूप में कार्य कर सकते हैं। इसके साथ पादप वृद्धि एवं परिवर्धन प्रकाश, तापक्रम, ऑक्सीजन स्तर, गुरुत्व तथा अन्य ऐसे ही बाहरी घटकों द्वारा भी प्रभावित होती है। कुछ पादपों में पुष्पन दीप्तिकालिता पर निर्भर करता है। दीप्तिकालिता के आधार पर पौधों के 3 भागों में बांटा गया है: अल्प प्रदीप्तकाली पौधे, दीर्घ प्रदीप्तकाली पौधे या तटस्थ प्रदीप्तकाली पौधे। कुछ पौधों को कम ताप से अनावृत करने की जरूरत होती है ताकि वे जीवन के अंत में पुष्पन कर सकें। इसे ही वसंतीकरण कहा जाता है। और इसी के साथ में बच्चों आपकी ये ऑडियो बुक भी कंप्लीट हो गई। अब आपकी स्टार्ट होगी ह्यूमन फिजियोलॉजी। बट उससे पहले आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि जो 12th की रिप्रोडक्शन यूनिट बची हुई है आपकी, क्या मैं उनको पहले बना दूं या फिर मैं आपके लिए इसको ही कंटिन्यू रखूं 11th के सिलेबस को। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, उसके बाद ही मैं आपकी इसकी रिकॉर्ड करूंगी। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, जस्ट स्टे ट्यून्ड विद मी, बाय बाय।